नमस्कार। चलिए आज प्रकाश की एक बहुत ही आकर्षक और थोड़ी रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं। हम उसके एक ऐसे पहलू को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी रोज की समझ से आप कह सकते हैं बिल्कुल अलग है। मतलब प्रकाश की तरंग वाली प्रकृति। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों तक वैज्ञानिकों को परेशान किया है। आखिर ये प्रकाश है क्या? कोई कण है या फिर एक तरंग? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए हम अपनी आज की खोज को आगे बढ़ाएंगे। तो इस सफर में हम 4 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले प्रकाश को देखने का एक नया नजरिया समझेंगे। फिर ये जानेंगे कि जब तरंगे आपस में टकराती हैं तो आखिर होता क्या है। इसके बाद कोनों से प्रकाश के मुड़ने का जो रहस्य है उसे खोलेंगे। और आखिर में इन सब चीजों को एक साथ रखकर देखेंगे, उनकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। यहाँ हम बात करेंगे हाइगेन्स के सिद्धांत की। ये एक ऐसा कमाल का आइडिया था जिसने इस बारे में हमारी पूरी सोच ही बदल दी कि प्रकाश आखिर आगे बढ़ता कैसे है। तो सबसे पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, तरंगाग्र, या जिसे अंग्रेजी में वेव फ्रंट कहते हैं। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, सोचिए कि आपने एक शांत तालाब में पत्थर फेंका। जो लहरें बनती है ना, बस तरंगाग्र उसी लहर पर एक ऐसी लाइन है जहां पानी के सारे कण एक ही ताल में एक साथ ऊपर या नीचे हो रहे होते हैं। अब देखिए, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है कि प्रकाश के तरंगाग्र अलग अलग शेप के हो सकते हैं, जैसे कि प्लेन यानी समतल, या फिर गोल या सिलिंड्रिकल भी। और सबसे जरूरी बात, इस पर ध्यान देना होगा कि प्रकाश की जो किरणें हैं जिन्हें यहाँ तीरों से दिखाया गया है, वो हमेशा तरंगाग्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, एकदम परपेंडिकुलर। तो हाइगेन्स का सिद्धांत काम कैसे करता है? बहुत ही सरल 3 स्टेप्स हैं। पहला, सोचिए कि तरंगाग्र पर मौजूद हर एक पॉइंट खुद एक छोटा सा नया सोर्स बन गया जहां से नई नई छोटी तरंगें निकल रही हैं। दूसरा, ये जो छोटी छोटी तरंगें हैं ये प्रकाश की स्पीड से हर दिशा में फैल जाती हैं। और तीसरा, इन सभी छोटी तरंगों को छूते हुए अगर हम एक बाहरी लिफाफा या कवर बनाएं तो बस वही हमारा अगला तरंगाग्र होता है। मतलब ये किसी लहर की भविष्य की पोजीशन बताने का एक जबरदस्त तरीका है। और अंदाजा लगाइए ये सिद्धांत कितना पावरफुल है। इसका इस्तेमाल करके हम रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन जैसी एक जानी पहचानी चीज को भी एकदम परफेक्ट तरीके से समझा सकते हैं। इसी सिद्धांत से हम ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके ये साबित कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर क्यों होता है। तो ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, बल्कि चीजों को प्रिडिक्ट करने का एक कमाल का टूल था। चलिए अब आते हैं उस एक्सपेरिमेंट पर जो प्रकाश की तरंग प्रकृति का सबसे बड़ा, सबसे पक्का सबूत माना जाता है। ये एक ऐसी खोज थी जिसने सच में फिजिक्स की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले एक छोटा सा नियम जानना जरूरी है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये बस इतना कहता है कि जब 2 या ज्यादा तरंगे एक ही जगह पर मिलती हैं तो उनका टोटल असर बस जुड़ जाता है। मतलब या तो वे मिलकर और बड़ी हो जाएंगी या कि एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देंगी। बस इतना ही। और यहीं पर आता है थॉमस यंग का वो मशहूर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सवाल बड़ा सीधा था, क्या होगा अगर हम प्रकाश की एक तरंग को 2 बहुत ही पतली पैरेलल दरारों से गुजारें। अब जरा सोचिए, अगर प्रकाश सच में छोटे छोटे कणों से बना होता तो स्क्रीन पर क्या दिखता? जाहिर है बस 2 सीधी लाइनें, ठीक है ना? लेकिन जो नतीजा मिला वो सबके होश उड़ाने वाला था। स्क्रीन पर 2 लाइनें नहीं थीं, बल्कि वहां तो कई सारी चमकीली और काली पट्टियों का एक पैटर्न बना हुआ था। ये एक ऐसा रिजल्ट था जिसे पार्टिकल थ्योरी से समझाना नामुमकिन था। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब है इंटरफेरेंस या व्यतिकरण। देखिए, चमकीली पट्टियां वहां बनी जहां दोनों स्लिट से आने वाली लहरों का ऊपरी हिस्सा यानी क्रेस्ट एक दूसरे से मिल गया। इससे रोशनी और तेज हो गई। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और काली पट्टियां वो वहां बनी जहां एक लहर का ऊपरी हिस्सा दूसरी लहर के निचले हिस्से यानी ट्रफ से मिला और दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस तो समझ आ गया। चलिए अब प्रकाश के एक और कमाल के बर्ताव को देखते हैं जो एक बार फिर साबित करता है कि वो एक तरंग है।
और ये है डिफ्रैक्शन या विवर्तन। इसका सीधा सा मतलब है प्रकाश का किसी छोटे से छेद या किसी चीज के किनारे से मुड़ जाना और अपनी परछाई वाले इलाके में भी फैल जाना। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम किसी कोने के पीछे खड़े इंसान की आवाज सुन लेते हैं। आवाज की तरंगे मुड़ जाती हैं और प्रकाश भी बिल्कुल वैसा ही करता है। हाँ, लेकिन एक बात है, प्रकाश का ये मुड़ना हमें हर रोज दिखाई नहीं देता। ये असर सबसे ज्यादा तब दिखता है जब वो छेद या किनारा प्रकाश की वेवलेंथ के साइज का हो। वेवलेंथ मतलब एक लहर के टॉप से अगली लहर के टॉप तक की दूरी। और क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, इसलिए ये असर देखने के लिए हमें बहुत ही छोटे छेदों की जरूरत पड़ती है। और ये देखिए, यहाँ ये बहुत अच्छे से दिख रहा है कि जब प्रकाश सिर्फ एक पतली सी दरार से गुजरता है तो क्या होता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये डबल स्लिट वाले पैटर्न से बिल्कुल अलग है। यहाँ बीच में एक बहुत चौड़ी और सबसे ज्यादा चमकदार पट्टी है, और उसके बाद जो पट्टियां हैं वो बहुत तेजी से धुंधली और पतली होती जाती हैं। तो हमने प्रकाश के दो बड़े ही मजेदार वेव जैसे बिहेवियर देखे हैं, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। चलिए अब अपनी समझ को और भी पक्का करने के लिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। ये टेबल इन दोनों के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। देखिए, इंटरफेरेंस होता है दो अलग अलग सोर्स से आने वाली तरंगों के मिलने से, जबकि डिफ्रैक्शन एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग हिस्सों से आने वाली छोटी छोटी तरंगों के मिलने से होता है। एक और बड़ा फर्क, इंटरफेरेंस में सारी चमकीली पट्टियां लगभग एक जैसी ही चमकदार होती हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन में बीच वाली सबसे चमकदार होती है और बाकी की चमक बहुत तेजी से कम हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब जानने का मतलब क्या है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रकाश की ये वेव वाली आदतें ये सीधा सीधा इस बात पर असर डालती हैं कि हम चीज़ों को कितना साफ देख सकते हैं। एक तरह से ये हमारी देखने की शक्ति पर एक फंडामेंटल लिमिट लगा देती है। इसको ऐसे समझते हैं, दूर से आने वाली हर एक लाइट अपने चारों तरफ एक छोटा सा डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाती है, मतलब एक धुंधली सी चमक। अब अगर दो लाइटें एक दूसरे के बहुत पास हों तो उनकी ये धुंधली चमक आपस में मिल जाएगी और हमारी आंखों के लिए उन्हें अलग अलग पहचानना नामुमकिन हो जाएगा। रेले क्राइटेरियन हमें बस यही बताता है कि वो कम से कम कितनी दूरी पर होनी चाहिए कि हम उन्हें दो अलग अलग लाइटों की तरह देख पाएं। तो फिर इस लिमिट को पार कैसे किया जाए? अगर हमें और भी छोटी, बहुत ही ज्यादा छोटी चीजें देखनी है तो हमें एक ऐसी तरंग चाहिए जिसकी वेवलेंथ लाइट से भी छोटी हो। और यहीं पर एंट्री होती है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन भी तरंगों की तरह ही बिहेव करते हैं, लेकिन उनकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा छोटी होती है कि वो हमें एटम तक को साफ साफ देखने की ताकत देते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर प्रकाश की ये तरंग वाली प्रकृति बहुत छोटी चीजों को देखने की हमारी क्षमता पर एक लिमिट लगाती है, तो जरा सोचिए, ये हमारी आंखों के ठीक सामने और ऐसे कौन कौन से राज छुपाए बैठी होगी जिन्हें देखने का तरीका हम अभी तक जानते ही नहीं।